नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे खबर दिन भर में धौलपुर की। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर के तत्वावधान में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर लाल बाजार स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में रेड क्रॉस जल मंदिर का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, अध्यक्ष आरपीएससी के पूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, विशिष्ट अतिथि के रूप में रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव, राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी सहित अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। आयुर्वेदिक चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा एवं डॉक्टर गुरप्रीत ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ एवं पटका पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर बीटी ने बताया कि आमजन को भीषण गर्मी में राहत देने हेतु विभिन्न स्थानों पर 4 वाटर कूलर और पशु चिकित्सालय में 2 एयर कंडीशनर लगाए गए। साथ ही प्रसूताओं को आहार किट भी वितरित किए गए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के द्वारा आज आमजन को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के उपलक्ष्य में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के द्वारा 4 वाटर कूलर लगाए गए। साथ ही पशु चिकित्सालय के अंदर पशुपालकों के प्रतीक्षालय में और चिकित्सकों के लिए 2 एसी का आज हमारा लोकार्पण माननीय जिला कलेक्टर महोदय श्रीनिधि बीटी द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. गर्ग द्वारा की गई और कार्यक्रम में संस्था अधिक से अधिक आमजन को सुविधा पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। कोटा से खबर है, जहां पर सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि 5 मई को राजीव गांधी नगर में साइबर कैफे के बाहर हरिओम वैष्णव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपी शंकर बैरागी और नरेंद्र सैनी उर्फ गुटिया को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। घटना की जांच के दौरान पता चला कि मृतक हरिओम और आरोपी शंकर के ससुराल पक्ष के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद था, जो इस हत्याकांड की वजह बना। पुलिस ने कहा कि वारदात के बाद आरोपी फरार होकर मथुरा और अलीगढ़ की ओर भाग गए थे, लेकिन तकनीकी निगरानी और आसूचना के आधार पर दोनों को दबोच लिया गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। उदयपुर से खबर है, जहां जिले के खीरवाड़ा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में सेमारी थाना क्षेत्र में दबिश दी गई, जिसमें 72 बोतल बियर, 48 पौवे अंग्रेजी शराब और 20 बोतल महुआ शराब जब्त की गई। पुलिस की दबिश की भनक लगते ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने जब्त शराब को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खैरवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बुधवार देर रात भारत के पश्चिमी सीमा पर स्थित सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की नापाक कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने फलौदी के नोक, बीकानेर में नाल और बाड़मेर के उतरलाई को निशाना बनाया, लेकिन भारत की एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। जोधपुर में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और भारत किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। भारतीय सेना पर मुझे गर्व है, मैं उनको सलाम करता हूँ। कल रात को जिस तरह से राजस्थान की सीमाओं, चाहे उतरलाई हो चाहे फलौदी हो, उन्होंने हमला किया, हमारे आर्मी ने उस हमले को विफल कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि हम अभी अंदर जाके उनको ठोका है और अब बाहर से भी यदि इस तरह की हरकत उन्होंने की है तो हमारी सेना उनको छोड़ेगी नहीं। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और मोदी ने अपनी एक बहन का सिंदूर लूट जाने का बदला लेने के लिए छुपे आतंकवादियों के साथ आज पाकिस्तान ने भी हरकत की है, तो उसको हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं, अंदर जाके उसको ठोकेगा। और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि आज हमारी सेना हमारी सीमा पर बड़ी मजबूती के साथ हर प्रकार की स्थिति को के सामना कर रही है। और आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर जाके भी हुआ तो पाकिस्तान को भी का नाम नक्शे से मिटा देंगे।
धौलपुर से खबर है, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूर्व सैनिकों का जोश चरम पर है। नायक सज्जन शर्मा, सूबेदार प्रणब मुखर्जी और कैप्टन अशोक सिंह ने कहा कि पाकिस्तान 15 दिन भी युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि वहां सैनिक नहीं आतंकी हैं। पूर्व सैनिकों ने कहा कि 1965 और 71 में पाकिस्तान को धूल चटा चुके हैं। अब एक बार फिर से सीमा पर जाकर दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज के टाइम पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो कार्रवाई करी है पुलवामा हमले के, उसमें जो उन्होंने मिलिटेंटों ने एक बिना हथियार वाले कायरतापूर्ण जो कार्रवाई करी थी, उसका जो जवाब दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। और उन्होंने जो कार्रवाई करी थी, जिसमें औरतों के द्वारा कहने के बाद भी, हमारी लेडीज़ों के द्वारा बताने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि हम आपको नहीं मारेंगे, और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को बता देना हमने जो कार्रवाई करनी थी वो हमने कर दी है। इस चीज़ के बारे में, इसके बाद में जो भारतीय सेना ने जो उनको जवाब दिया है, गवर्नमेंट ने जो उनको जवाब दिया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है। और ये कार्रवाइयाँ लगातार ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान को और अगले आने वाले आतंकवादियों को हमेशा इस चीज़ के बारे में पता रहे और हमेशा उनके दिलो दिमाग में डर बैठा रहे कि भारत ऐसा कर सकता है। आतंकियों ने सभी से रिलीजन पूछ के उन्होंने उनको मारा, और उसमें कुछ भारतीय और कुछ विदेशी नागरिक भी मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक घटना जो दुखद थी, कि जिसमें एक महिला कहती है कि जब आपने मेरे पति को मार दिया है तो आप मुझे भी मार दें। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम बता देना जाके अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि हमने अपना काम कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि नाम भी बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि जिन माओं का, बहनों का सिंदूर उजड़ा, उसके जवाब में उन्होंने ये जो ऑपरेशन हुआ, शानदार, अद्भुत, अतुलनीय, जिसमें किसी भी नागरिक की क्षति नहीं हुई, किसी भी पाकिस्तानी सेना की क्षति नहीं हुई, और उन्होंने सीधे टारगेट पर वार करके भारत ने ये बता दिया कि कन्वेंशनल वार में भारत से आगे आज भी कोई नहीं है। पहलगाम घटना जो हुई है उसके बारे में उन्होंने जो हमारे भारतवर्ष की महिलाओं को कहा था, महिलाओं ने ही उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी तरीके से अगर कोई घिनौनी कार्रवाई पाकिस्तान करने की हिम्मत करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए, और उसको नामो निशान मिटाना चाहिए। आतंकवाद रहना नहीं। डीग से खबर है, जहां कामा गेट स्थित वार्ड नंबर 3 की पुलिया पिछले 6 महीने से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके चलते हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। बुधवार रात करीब 9 बजे एक बाइक सवार युवक इसी पुलिया में गिर गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय निवासी रामकुमार का कहना है कि उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। टूटी पुलिया के कारण अब तक कई बाइक सवार, पैदल चलने वाले लोग और आवारा पशु चोटिल हो चुके हैं। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। नगर परिषद आयुक्त कुलदीप सिंह ने कहा कि वे स्थिति की जानकारी ले रहे हैं और जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण कराने का आश्वासन दिया गया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीग जिले में परिसीमन को लेकर लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर निगम आयुक्त ने बिना किसी सूचना के रात्रि 1 बजे तक ऑफिस को खोल और परिसीमन के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के गेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां अपनी समस्याओं से जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को अवगत करवाया। बीजेपी पार्षद ने कहा कि डीग में कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा जैसा माहौल चल रहा है। प्रशासन सरकार के भरोसे नहीं, सरकार प्रशासन के भरोसे चल रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर परिषद आयुक्त ने ना ही गली देखी, ना ही मोहल्ला देखा, सीधा छत से हवाई यात्रा की और परिसीमन कर दिया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना जिले में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा मौलासर का वार्षिक अधिवेशन कार्यकारिणी का गठन का आयोजन राजकीय सोमानी उच्च माध्यमिक विद्यालय मौलासर में हुआ। प्रथम सत्र में मंत्री द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष द्वारा आय व्यय ब्यौरा, अध्यक्षीय उद्बोधन व सीनियर साथियों और पदाधिकारियों के उद्बोधन पश्चात ब्लॉक कार्यकारिणी भंग कर
खुले सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें कई शिक्षकों ने अपनी समस्याएं मुख्य मांग पत्र में शामिल करने हेतु प्रस्ताव रखे। और दूसरे सत्र में प्रांतीय उपाध्यक्ष व ऑब्जर्वर रामस्वरूप चौधरी, चुनाव अधिकारी अयूब खान व्याख्याता के सानिध्य में नवीन कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। नवगठित कार्यकारिणी में अध्यक्ष रामदेव गुलेरिया नियुक्त किए गए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। किन्नर समाज हमेशा से सामाजिक धार्मिक सरोकार निभाता रहा है। कहीं किसी की शादी करना और जनहितकारी कार्य करते रहे। इसी तरह खेरली क्षेत्र के किन्नर गद्दी की गुरु बुलबुल किन्नर की शिष्या परी किन्नर भी हमेशा सामाजिक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती रही है। मंदिरों में जागरण हो या कोई भी जन सरोकारी काम हमेशा आगे रहती है। आज अपनी गुरु बुलबुल किन्नर की प्रेरणा से परी किन्नर तथा उनकी शिष्या सलोनी तथा नेहा किन्नर ने गांव बुडवारी नदबई में खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए एक वाटर कूलर भेंट किया तथा 5100 रुपए भी मंदिर के पदाधिकारियों को सौंपे। परी किन्नर तथा उनकी शिष्या सलोनी तथा नेहा के इस कार्य की ग्रामीणों ने सराहना करते हुए किन्नरों का जलपान आदि कर स्वागत किया। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के सेडवा मुख्य बाजार में सालरिया जाने वाली सड़क पर पंजाब नेशनल बैंक के पास एक विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर हादसे को बुलावा दे रहा है। ये ट्रांसफार्मर जमीन से महज 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई पर लटक रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के मौसम में ये ट्रांसफार्मर और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पास से गुजरने वाले बच्चे, आवारा पशु या स्थानीय लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। ट्रांसफार्मर के पास चाय का कैबिन, किराने की दुकान और मुख्य रास्ता महज 5 फुट की दूरी पर है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से जल्द ट्रांसफार्मर को ठीक करने की अपील की, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नीम खताना एडीएम भागीरथ मल साख ने आज निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान आपातकालीन व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। एडीएम ने प्रभारी डॉक्टर कमल यादव को अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय एसडीएम अनिल कुमार व पूर्व प्रभारी डॉक्टर अंकुर स्वामी भी मौजूद रहे। इस दौरान मॉक ड्रिल व आपातकालीन तैयारियों की विशेष जांच की। खराब पंखों को बदलवाने, आपातकालीन कक्ष में सभी आवश्यक उपकरण व सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर भी गहन चर्चा हुई। साथ ही सभी चिकित्सकों व स्टाफ की छुट्टियां रद्द करने और उन्हें अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। एससी श्रीमाधोपुर का निरीक्षण साहब और इंचार्ज जो चिकित्सक है उनके साथ किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान जैसी परिस्थितियां चल रही है उसमें मॉक ड्रिल और हेयर स्टाइल के हिसाब से ब्लैकआउट का भी कल रात को किया गया। इससे मुख्य रूप से जो चिकित्सा संस्थान है उनमें जो व्यवस्थाएं दुरुस्त किस तरह से रखी जाए, अपडेट कैसे रखी जाए, इसके बारे में इन बिंदुओं पर आज निरीक्षण किए। भी खास तौर से जो इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी की जो सुविधाएं हैं, इसके साथ साथ जो अग्निशमन संबंधी उपाय हैं, इसके साथ जो घायल मरीज आएंगे उनको रखने की, उनके इलाज की समुचित व्यवस्थाएं हो सकें, पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में अपने पास वो दवाइयाँ और जो उपकरण हैं वो उपलब्ध रहें। और स्टाफ की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय किसी भी तरह की जो चिकित्सा कार्मिक है उनकी छुट्टियाँ वगैरह पर रोक लगी हुई है। इसके बारे में बात की। कुछ जो व्यवस्थाएं सामान्य जो और सुविधाजनक हो सकती है मरीजों के लिए और परिजनों के लिए, उसमें जो खराब कूलर्स और पंखे हैं उनको ठीक कराने के लिए। इसके अलावा जो बरामदे में, जैसे खुले में भी बरामदे में भी रखना पड़ता है जगह के अभाव में पेशेंट्स को, तो उसके लिए जो बरामदे की साइड में जो है पर्दे वगैरह लगे हैं उनको भी थोड़ा सा सुविधाजनक बनाने के लिए बातचीत हुई है। बाकी एक बार ये थोड़ी एक्सरसाइज डॉक्टर साहब कर लेंगे, उसके बाद में एसडीओ साहब के साथ बैठ के और बेहतर तरीके के लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर भारत विकास परिषद शाखा डीडवाना द्वारा भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए रेल यात्रियों के लिए दोपहर में शीतल पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। शाखा मीडिया प्रभारी लोकेश अग्रवाल ने कहा कि गुरुवार को मोहिनी एकादशी पर रेल यात्रियों को शीतल पेयजल के साथ साथ शरबत भी पिलाया गया। भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय सचिव विनोद सैन ने बताया कि परिषद द्वारा गर्मी के मौसम में मई व जून के महीने में रेल यात्रियों को शीतल पेयजल पिलाया जाता है, जिसमें परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से सहयोग किया जाता है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट।
जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने नागरिकों से ब्लैकआउट की सख्ती से पालना करने की अपील की। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि सायरन बजते ही नागरिकों को अपने घरों की सभी लाइट्स बंद कर सुरक्षित स्थान पर शेल्टर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बार सायरन बजने पर लोगों को तुरंत शेल्टर में जाना है, जबकि दूसरी बार सायरन बजने पर वे रिलैक्स हो सकते हैं। खासकर रात में सायरन बजते समय घर की सभी लाइट्स बंद करें और अगर घर में कांच की खिड़कियां दरवाजे हैं तो उन्हें कार्बन या पर्दों से ढक दें या फिर काले रंग से पेंट कर दें। साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि ऑफिस बंद करते समय सभी लाइट्स बंद करना न भूलें, ताकि ब्लैकआउट प्रभावी हो सके और किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मैं आप सबके माध्यम से आमजन से यही अपील करना चाहता हूं कि इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो ब्लैकआउट के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी पालना करें, जो सायरन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी पालना करें। यदि दिन में सायरन बजता है, सायरन आपका 2 बार बजेगा। पहली बार सायरन बजने का मतलब है कि खतरा आ रहा है, उसके बाद में वो सायरन बंद हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टला है। खतरा जब टल जाएगा तब दूसरी बार सायरन बजेगा। तो जब पहली बार सायरन बजना चालू होता है, यदि वो दिन का समय है, तो आप सब जो है एक शेल्टर ढूंढ के, जहाँ पे आप डेब्रीज से, जहाँ पे प्रोजेक्टाइल से आप सेफ रहें, इस तरह का शेल्टर ढूंढ के आप जाएं उसके अंदर, और जब सेकंड सायरन बजे तब निकलें। यदि यही चीज़ जो है रात को सायरन बजता है, तो आप लोगों से निवेदन है कि शेल्टर में जाने से पहले अपनी जितनी भी लाइटें हैं वो सारी की सारी लाइटें स्विच ऑफ करें। मेरा आप सबसे यही अपील है, आपके जो घर की खिड़की हैं, कोई कांच वाले दरवाजे हैं, सबको आप या तो जो थिक वाला कर्टेन होता है उससे ढक लें, या कोई काला पेंट करना है कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की लाइट बाहर ना जा सके। जो भी आपके बैंक्स हैं, बैंकों के ATM हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, कोई भी इस प्रकार की बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर आप लोग शाम को ऑफिस छोड़ने से पहले कृपया सभी प्रकार की लाइटें। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए News 21। नमस्कार।